प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आंतरिक सुरक्षा के लिए भावी रणनीति होगी तैयार। सीएम वॉकथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। मौनी अमावस्या आज। तेईस जनवरी को होगी सुनवाई। संजय निषाद का सपा पर तंज। भाजपा सरकार पर हमलावर हुआ अखिलेश यादव, बोले 3 माह बीतने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना जहां, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुबह 9 बजे G20 वॉकथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 9:30 बजे से मेरठ के जनप्रतिनिधियों की बैठक। दोपहर 3 बजे से शासन के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुबह 9 बजे G20 वॉकथॉन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 9:30 बजे से मेरठ के जनप्रतिनिधियों से बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे से सुबह 9 बजे G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। सुबह 9:30 बजे से मेरठ के जनप्रतिनिधियों से बैठक। दोपहर 3 बजे से शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बता रहे हैं हम आपको। सुबह 9 बजे G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे से मेरठ के जनप्रतिनिधियों की बैठक है। दोपहर 3 बजे से शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसका आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर से कर दिया है। जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर कई प्रहार किए। वहीं सीएम योगी ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में बताया। पहाड़ी बाबा आश्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से पूर्व सैनिकों से संवाद किया। जेपी नड्डा बोले, मेरी आपसे अपील है कि फसली बटेरों से दूर रहे। भारत ना टेररिज्म करता है ना सहता है। आपको पता है आतंकवाद शब्द कहां से आया है। ये चीजें दिखाती है कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होता है, और ये चीज आज हमें वहां देखने को मिल रहा है।
काशी में काशी विश्वनाथ धाम, और अभी हम इससे पहले पोहारी बाबा के आश्रम में गए थे, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया था। संवाद का एक क्रम किस रूप में आगे बढ़ा। गाजीपुर की धरती को तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि ऋषियों, मुनियों, संतों, तपस्वियों और सैनिकों की होज और तेज से, साधना से पवित्र धरती पर आप सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की ही धरती बना है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में गांव की कनेक्टिविटी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने तो आपकी पूरी कायाकल्प बदल दी। पहले यहां से गाजीपुर से लखनऊ जाने में 7 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 2.5 से 3 घंटे में आप गाजीपुर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने के बाद कमाल आपके पास है। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है कि चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे विकास की दृष्टि से कार्य हो, चाहे निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है, मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। मैंने उनसे कहा कि आपके यहां परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है। न उनको मालूम था, न उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश, और यहां के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। और जब मैं आ जाता हूं तो मुझे आने से पहले योगी जी का फोन आता है कि आपकी दवाइयां पहुंच गई हैं, हमने व्यवस्था कर दी है, बच्चों को लग जाएगी और टीकाकरण हो जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था होगी। खबर कानपुर देहात से है। शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव की मीटिंग में सपा प्रदेश अध्यक्ष ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा। नरेश उत्तम ने कहा, इलाहाबाद में विधान परिषद के चुनाव में और सिराथू में सपा जीती थी। खतौली, मैनपुरी, रामपुर में सपा ने जीत दर्ज की। बीजेपी की सारी ताकत फेल हो गई। जनता ने समझ लिया है कि बीजेपी ने 6 सालों में किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह समेत अन्य के आरोपों पर नरेश उत्तम ने कहा कि सपा खिलाड़ियों के साथ है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, आवारा पशु उनकी फसलें चट कर रहे हैं। लगातार इस प्रदेश के अंदर गरीबी बढ़ रही है और गरीबी की वजह से लोग परेशान हैं। गरीबी की वजह उन्हीं डिप्टी सीएम साहब के यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर मान सिंह जीते हैं और वही डिप्टी सीएम साहब सिराथू में साइकिल से बहुत पीछे हो गए। साइकिल उनके क्षेत्र में जीती है। बीजेपी चुनाव से पहले जीत का डंका बजा रही है। बीजेपी अभी एक लोकसभा मैनपुरी का क्षेत्र, खतौली विधानसभा, रामपुर दावा कर रहे थे तीनों सीट जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी संबंधित जो हमारा गठबंधन है वही चुनाव जीता है, जबकि अनेक अनियमितताएं भारतीय जनता पार्टी ने किया, सरकार को आगे किया, पार्टी के आगे, लेकिन फिर भी बीजेपी को जनता ने नकार दिया क्योंकि जनता को बीजेपी से अब कोई आशा दिखती नहीं है।
खबर लखनऊ से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्व सरैया सभागार में बैठक हुई। प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। मंत्री आशीष पटेल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। विभाग के साथ जुड़े औद्योगिक शैक्षणिक समूहों, स्टार्टअप के प्रतिनिधियों, संगठनों के प्रमुख के साथ परिचर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए उद्योगपतियों व समूह के साथ साथ औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। खबर रायबरेली से है। बारात में खुशियों का माहौल चल रहा था, लोग खुश नजर आ रहे थे और इसी खुशी के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय 2 युवकों को गोली लग गई, जिन्हें महाराजगंज सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और शादी का माहौल गम में बदल गया। जहां गोली लगने से एक युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, वहीं दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरेट गांव का है, जहां राम अवध यादव के बेटे के तिलक समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। दोनों पक्ष के लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। वहीं एक युवक के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई। तिलक समारोह की खुशियां मातम में बदल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को जब्त कर आरोपियों को की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये 2 लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं, जिनका नाम अभिषेक यादव है, जिनकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष है, तो और धनंजय सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया है। दोनों के पैरों में चोट लगी है और उनको भर्ती भी किया गया है और सर्जन साहब आकर उनको देख रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनको हर्ष फायरिंग के दौरान शायद गोली भी लगी है। खबर जौनपुर से। बुधवार को बदमाशों की गोली के शिकार पत्रकार अमिताभ मिश्रा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एसपी सिटी ने घटना के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की हैं। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, बुधवार को घर से बुलेट पर जा रहे पत्रकार अमिताभ मिश्रा को कार सवारों ने कई राउंड फायरिंग कर घायल कर दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार बदमाश असला लहराते फरार हो गए, जिसको पुलिस ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के लिए रेफर किया था। आज सुबह वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ललितपुर के टोल प्लाजा यूपी-एमपी बॉर्डर पर 15 मई को हुई एक घटना में एक ट्रक ड्राइवर को लूट लिया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी उसकी मौत हो गई थी। इस सिलसिले में जब उस घटना में शामिल 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके पास से एक ट्रक ड्राइवर का मोबाइल एवं अवैध कट्टा और लूटे गए 8 रुपए नगद बरामद किए गए एवं मोटरसाइकिल जो सागर से चुराई गई थी वो भी बरामद हुई है। वहीं तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से 2 अभियुक्तों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये 2 लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं, जिनका नाम अभिषेक यादव है, जिनकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष है, तो और धनंजय सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया है। दोनों के पैरों में चोट लगी है और उनको भर्ती भी किया गया है और सर्जन साहब आकर उनको देख रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनको हर्ष फायरिंग के दौरान शायद गोली भी लगी है। फतेहपुर के समाज कल्याण ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ। समाज कल्याण अधिकारी अवनीश यादव को दफ्तर के अकाउंटेंट राजू सोनकर ने ये कहते हुए बंधक बना लिया कि पिछले कई महीनों से उन्होंने बिलों के भुगतान पर साइन नहीं किया है। जब भी वो साइन के लिए जाता, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टरका देते। बाबू की माने तो वृद्धा आश्रम के बिल और सफाई कर्मियों का 6 महीने का भुगतान पड़ा हुआ था। कैश बुकों में साइन समेत जरूरी काम को नहीं कर रहे थे। ऐसे में कई बार कहने के बाद भी जब उन्होंने नहीं सुना तो उसने समाज कल्याण अधिकारी के कमरे में जाकर अलमारी को दरवाजे पर गिराते हुए दरवाजे को लॉक कर दिया और ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया। बाबू ने अधिकारी अवनीश यादव पर रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों के काम बंद
कमरे में तुरंत हो जाते हैं, लेकिन जरूरी काम के लिए कई महीनों से टरकाया जा रहा है। वहीं हंगामे की खबर मिलते ही एसडीएम सदर, नायब तहसीलदार समेत कोतवाली की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में पाया। कैश बुकों में जो है महीनों से साइन नहीं किया है, 11C पे दस्तखत नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं, जबकि बिल पारित हो गए हैं। कैश बुक भर करके जो है रख दिया है, उस पर जो है टाल मटोल करते हैं, नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं है। बिलों को जो है बना करके ले जाओ। सारा सब कुछ होने के बाद भी जब आज हफ्तों से जो है उन्होंने बिल पे जो है दस्तखत नहीं किए, टोकन जनरेट करके रखा है, उस पर लगाने के लिए, ट्रेजरी में लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। जिलाधिकारी महोदया की जिला प्रोबेशन कार्यालय में विधवा पेंशन के संदर्भ में आधार प्रमाणीकरण की समीक्षा मैम ने जूम मीटिंग के माध्यम से की थी। तो मैं 10 बजे कार्यालय में आकर के 11 बजे से जिलाधिकारी महोदया मैम की आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में समीक्षा बैठक थी, उसको मैंने जूम मीट से ज्वाइन किया था, तो उसी को मैं कर रहा था। उसके जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई है, वैसे ही मेरे लेखाकार राजू प्रसाद सोनकर जी मेरे कार्यालय में आए और आकर के सभी उन्होंने टेबलों को फेंकना शुरू कर दिया और मेरी जो अलमीरा थी उसको डाल करके मेरी रास्ता रोक करके अंदर से लॉक कर दिया और मुझे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया। मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए। पीलीभीत में जनवरी में जनरल मर्चेंट कारोबारी के मुनीम से लगभग 15 लाख रुपए की लूट करके लुटेरे फरार हो गए थे, जिसकी सुराग कसी के लिए लगातार पुलिस टीम लगी हुई थी। तभी 19 जनवरी को सुनगढ़ी पुलिस को सूचना मिली कि उपरोक्त लूट के अपराधी ईदगाह में लूट की योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने घेराबंदी कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने मुनीम के साथ लूट की घटना करने की जानकारी दी। फिलहाल पीलीभीत पुलिस ने 7 आरोपियों से असलाह समेत 4,28,000 रुपए बरामद कर घटना का खुलासा किया है। इधर आईजी डॉक्टर राकेश ने पुलिस टीम को 25,000 इनाम देने की घोषणा की है। जानते हैं कि 4 जनवरी को एक अजुद्दीन नाम के व्यवसायी का एक मुनीम वसूली करके लौट रहा था। उसको सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार एक बाइक से सवार लोगों ने उसको धक्का दे गिरा दिया और तमंचे दिखाकर उसके पास से पैसे लूट ले गए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक पीलीभीत और उनकी टीम ने काम किया और काम इसमें जो उसका खुलासा किया है अपने उसके द्वारा आज इन्होंने 4,28,000 रुपये बरामद किए हैं, तमंचे और घटना में यूज की गई जो बाइक्स और उन लोगों ने जो पैसे इसका उपयोग कर मोबाइल खरीदा था उसको बरामद किया है। संभल जिले में एक कलयुगी मां का घिनौना चेहरा सामने आया, जहां महिला ने अपने 5 माह के मासूम बच्चे को बेड पर पटक कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में पति की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। वहीं मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूध में बच्चे को पटक कर मारने का पूरा मामला बहजोई कोतवाली इलाके की बर्तन बाजार का है, जहां मायके में रहने वाली रिचा यादव ने परिजनों को जानकारी दी कि उसके 5 माह के बच्चे की बेड से गिरकर मौत हो गई है। परिजनों ने महिला की बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन पति कुलदीप को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह सीधे ससुराल आ पहुंचा। यहाँ जानकारी करने के बाद पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर देने के लिए पहुंचा। पीड़ित पति का दावा है कि उसकी सास मंजू ने फोन कर बताया कि उसके मासूम बेटे को उसकी ही पत्नी ने बेड पर पटक कर मौत के घाट उतारा है। कस्बा बहजोई थाना अंतर्गत बर्तन बाजार क्षेत्र में निवासित एक महिला द्वारा अपने बच्चे को पटक दिया गया, जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में महिला के पति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही बयान दर्ज करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। दिल्ली में हाल ही में पकड़े गए आतंकियों एवं गणतंत्र दिवस पर आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए महाराजगंज जनपद से सटी भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। जनपद से 84 किलोमीटर खुली सीमा होने के कारण चप्पे चप्पे पर एसएसबी एवं पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पगडंडियों पर जहां सुरक्षा बल गश्त कर रही है, वहीं मुख्य रास्तों पर हर आने जाने वालों की गहन तलाशी की जा रही है। मुख्य रास्तों पर एसएसबी व पुलिस के जवान नेपाल से आने व जाने वालों को उनके सामानों की गहनता से जांच कर रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड एवं स्कैनर मशीनों की मदद ली जा रही है।
वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम एसपी सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एवं एसएसबी के जवानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सीमा पर सतर्क रहने के निर्देश दिए। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम शाहपुर गंगापुर स्थित गौशाला का विशेष सचिव नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में 270 गौवंश मौजूद पाए गए। निरीक्षण के दौरान सभी गौवंशों की ईयर टैंगिंग एवं टीकाकरण पाए जाने तथा गौवंशों हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा, दाना व हरा चारा आदि पाए जाने नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे ने विशेष संतोष व्यक्त किया। गौशाला में सर्दी के बचाव हेतु तिरपाल तथा अलाव जलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ी पाए जाने सहित गौवंश हेतु सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। नोडल अधिकारी जयशंकर दुबे ने भारी प्रसन्नता व्यक्त कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा की। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।